नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो बल्बर ऑनसेट मोटर न्यूरॉन डिजीज यानी MND, जो कि एक बहुत ही मुश्किल बीमारी है, उससे उभरने के एक पूरे नक्शे के बारे में है। जी। ये कोई एक दवा या एक नुस्खा नहीं, बल्कि शरीर, मन और आदतों को एक साथ लेकर चलने वाला एक पूरा प्लान है। बिल्कुल। तो आज हम इसी नक्शे को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। और नक्शा शब्द यहाँ बहुत सही है, क्योंकि किसी भी मुश्किल सफर पर निकलने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें? आप अभी कहाँ हैं, आपकी मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। अच्छा। आज की हमारी चर्चा इन्हीं 3 हिस्सों में बटी है। पहला, बीमारी की यात्रा को समझना। दूसरा, वो मजबूत जमीन तैयार करना जिस पर चलकर सफर तय होगा, यानी हमारी रोज की दिनचर्या। और तीसरा, रास्ते की रुकावटों को हटाने वाले खास औजार। बिल्कुल, यानी कुछ विशिष्ट थेरेपी। तो चलिए नक्शे के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ये समझना कि हम अभी कहाँ हैं। जी। स्रोतों के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत फरवरी 2025 के MND डायग्नोसिस से भी पहले हुई थी। 2021 में। हाँ, 2021 में। तब एक क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI का पता चला था। क्या ये एक छोटी सी बात थी या किसी बड़ी तस्वीर का पहला इशारा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, अक्सर हम ऐसी पुरानी समस्याओं को अलग थलग करके देखते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये शरीर के अंदर लंबे समय से चल रहे किसी गहरे असंतुलन का पहला संकेत था। मतलब ये सिर्फ एक UTI नहीं था? नहीं। जैसे किसी इमारत में सीलन दिखने लगे तो समस्या सिर्फ दीवार की नहीं होती, नींव की होती है। ये UTI उसी सीलन की तरह था जिसने बताया कि शरीर का अंदरूनी सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। और फिर फरवरी 2025 में वो नींव की कमजोरी एक बड़े रूप में सामने आई। जी, बल्बर ऑनसेट MND का निदान। इसके साथ कुछ बहुत खास लक्षण भी आए हैं ना, जैसे डिसार्थ्रिया और डिस्फेजिया। हाँ, वही। ये सुनने में बड़े तकनीकी शब्द लगते हैं। आसान भाषा में इनका क्या मतलब है? डिसार्थ्रिया का मतलब है बोलने में दिक्कत आना, आवाज का भारी हो जाना या शब्दों का साफ ना निकलना। अच्छा। और डिस्फेजिया मतलब निगलने में कठिनाई, हालत इतनी कि कभी-कभी पानी भी नाक से बाहर आ जाता है। और MRI रिपोर्ट में भी कुछ था? हाँ, MRI रिपोर्ट में सेरेब्रल एट्रोफी की भी बात है, जिसका सीधा मतलब है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ रही हैं या खत्म हो रही हैं। तो ये तीनों लक्षण, ये तीनों मिलकर बल्बर क्षेत्र पर सीधे असर का संकेत दे रहे हैं। बल्बर क्षेत्र मतलब हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो बोलने, निगलने और सांस लेने को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई निदान की बात, लेकिन आज मरीज जिन चीजों से जूझ रहा है, जैसे मांसपेशियों का फड़कना, जिसे फेसिकुलेशन कहते हैं। जी, फेसिकुलेशन। हाँ, या अचानक रोना या हंसना आ जाना, जिसे स्यूडो बल्बर इफेक्ट कहते हैं, क्या ये सब उसी से जुड़ा है? बिल्कुल। NCVMG रिपोर्ट एक शब्द का इस्तेमाल करती है, डिनर्वेशन। डिनर्वेशन। इसका मतलब है कि नसों का मांसपेशियों से संपर्क टूट रहा है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करके समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग तो सिग्नल भेज रहा है, लेकिन तार यानी नसों में गड़बड़ी की वजह से वो सिग्नल मांसपेशियों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा। समझ गया। जब सिग्नल नहीं पहुंचता तो मांसपेशियां अपने आप फड़कने लगती हैं। और वो भावनात्मक उतार चढ़ाव, वो दिमाग के इमोशनल कंट्रोल सेंटर पर असर की वजह से आते हैं। तो ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। ठीक है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि हम नक्शे पर कहाँ खड़े हैं, तो अब बात करते हैं जमीन तैयार करने की। जी। स्रोत एक खास दिनचर्या को रिकवरी की नींव बताते हैं और इसकी शुरुआत दिन के सबसे पहले पल से होती है। सूर्योदय से। हाँ, सूर्योदय से। जी, ये हिस्सा मानसिकता और शरीर को एक लय में लाने के बारे में है। इसमें 2 बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातें हैं। बताइए। पहली, 10 से 15 मिनट तक लयबद्ध तरीके से सांस लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस आराम से एक रिदम में। और दूसरी, एक सकारात्मक आत्म सुझाव को दोहराना, मैं दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा हूँ। ये सिर्फ एक अच्छी बात सोचने जैसा नहीं होगा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि उसे रिकवरी पर ध्यान देना है। अच्छा। ये शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने और मन में उम्मीद जगाने का एक शक्तिशाली तरीका है। मन के बाद शरीर का पोषण यानी आहार,
इसकी योजना भी काफी अनोखी है। हाँ, बहुत खास है। सुबह 8 से 12 बजे के बीच सिर्फ 650 ग्राम फलों का शेक और दोपहर के खाने में 2 प्लेट प्रणाली। जी। मतलब पहले कच्ची सब्जियों का पेस्ट और फिर घर का बना खाना। ये थोड़ा अलग है, ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर आधारित है। ये कहता है कि भारी भोजन को एक मेहमान की तरह समझो और उसके आने से पहले घर तैयार करो। घर तैयार करो? हाँ, कच्ची सब्जियों के एंजाइम्स और पोषक तत्व वही तैयारी हैं। जब आप उन्हें पहले खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र जाग जाता है, सक्रिय हो जाता है। और उसके बाद? इसके बाद जब आप पका हुआ भोजन करते हैं तो शरीर उसे पचाने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। ये सिर्फ पाचन नहीं बल्कि शरीर का सम्मान करने का एक तरीका है। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि सिर्फ खाने का क्रम बदलने से इतना फर्क पड़ सकता है? जी, बिल्कुल। और इसी से जो एक और नियम है, वाम कुक्षी। हाँ, वाम कुक्षी, हाँ। यानी खाने के बाद 20 से 48 मिनट के लिए बाईं करवट लेटना। ये तो बहुत ही सरल लेकिन असरदार बात लगती है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका एक बहुत सीधा शारीरिक कारण है। हमारे पेट का आकार ऐसा है कि जब हम बाईं ओर लेटते हैं तो पेट का एसिड और भोजन स्वाभाविक रूप से पेट के निचले हिस्से में रहते हैं, जिससे पाचन आसान होता है। हाँ, पाचन आसानी से और पूरी तरह होता है। वहीं दाईं ओर लेटने से एसिड ऊपर की ओर आ सकता है, जिससे सीने में जलन या अपच हो सकती है। ये तो हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा है। बिल्कुल, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है। ये तो कमाल है। शाम की दिनचर्या में 40 मिनट नंगे पैर घास पर चलना शामिल है। इसे अर्थिंग भी कहते हैं ना? जी, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। और कुछ चीजों पर पूरी तरह पाबंदी की बात की गई है। डेयरी उत्पाद, पशु प्रोटीन, एल्यूमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि प्रेशर कुकर तो आज हर घर का हिस्सा है। स्रोतों में इस पाबंदी के पीछे क्या तर्क दिया गया है? इन सभी पाबंदियों के पीछे एक ही सिद्धांत है, शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करना। अच्छा। मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी बीमारियों में शरीर पहले से ही एक तरह की अंदरूनी आग से जूझ रहा होता है। डेयरी और एनिमल प्रोटीन को पचाने में शरीर को बहुत मेहनत लगती है और ये सूजन को बढ़ा सकते हैं। और एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम एक भारी धातु है जो नर्वस सिस्टम के लिए जहरीली हो सकती है और प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा तापमान पर खाना पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। तो ये प्लान हर उस चीज को हटाने पर जोर देता है जो रिकवरी के रास्ते में रुकावट बन सकती है। बिल्कुल सही। और आपातकालीन स्थिति के लिए भी एक सलाह दी गई है। अगर सांस फूलती है तो प्रोन वेंटिलेशन यानी पेट के बल लेटना। ये तो हमने कोविड के समय बहुत सुना था। हाँ, क्योंकि ये काम करता है। पेट के बल लेटने से फेफड़ों के वो हिस्से भी खुल जाते हैं जो पीठ के बल लेटने पर दबे रहते हैं। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। तुरंत बेहतर हो जाता है। साथ में चेहरे के पास एक हैंडहेल्ड पंखा चलाने से सांस लेने की सनसनी बेहतर होती है और घबराहट कम होती है, जिससे स्थिति को संभालने में मदद मिलती है। तो ये तो हुई जमीन तैयार करने की बात। अब आते हैं उन खास औजारों पर जो सीधे रास्ते की रुकावटों को हटाते हैं। न्यूरोथेरेपी। हाँ, न्यूरोथेरेपी। स्रोत इसे अटेंडेंट के लिए एक बहुत ही विस्तृत गाइड के रूप में पेश करते हैं, लेकिन ये इतना तकनीकी है कि मुझे लगता है ऑडियो में हर एक स्टेप को समझना मुश्किल होगा। हाँ, ये सच है। तो क्या हम इसके पीछे के सिद्धांत और मुख्य लक्ष्यों पर बात कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी है। हर एक स्टेप को याद रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। इस थेरेपी के कुछ सुनहरे नियम हैं, जैसे हर प्रेशर पॉइंट को ठीक 6 सेकंड के लिए दबाना है। 6 सेकंड ही क्यों? कोई खास वजह? माना जाता है कि शरीर की बायो इलेक्ट्रिक साइकिल को रीसेट करने के लिए इतना समय आदर्श है। अच्छा। दबाव हमेशा हड्डी की तरफ होना चाहिए और क्रम का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक खास प्रवाह में शरीर की ऊर्जा को निर्देशित करने जैसा है। ठीक है। तो पहले उपचार का नाम है ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट। नाम से ही लगता है कि ये शरीर के 2 सबसे जरूरी सिस्टम्स पर काम कर रहा है। जी, ऑक्सीजन और हार्मोन्स। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या हम नर्वस सिस्टम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, इसे शरीर के मास्टर स्विच को रीसेट करने जैसा समझिए। मास्टर स्विच? इस उपचार में ज्यादातर क्रियाएं पीठ और रीढ़ की हड्डी के आसपास होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे नर्वस सिस्टम का हाईवे है। समझ गया। पीठ पर खास तरीके से रगड़ने से हम इस हाईवे पर ट्रैफिक को दोबारा शुरू कर रहे हैं, मुख्य नसों को संकेत भेज रहे हैं। फिर इसमें किडनी से जुड़े पॉइंट्स भी आते हैं, जिन्हें लिव डिग्री और म्यू डिग्री जैसे नाम दिए गए हैं। लिव डिग्री और म्यू डिग्री,
ये तो कोड नेम जैसे लगते हैं। हाँ, एक तरह से। क्या इनका लिवर और म्यूकस से कोई सीधा संबंध है जैसा नाम से लगता है? आपका अंदाजा सही है। न्यूरोथेरेपी की अपनी एक भाषा है। लिव डिग्री लिवर से जुड़ा है और म्यू डिग्री म्यूकस यानी बलगम को नियंत्रित करने वाले सिस्टम से। अच्छा। ये नाम शरीर के अंदर के फंक्शंस को दर्शाते हैं। ये सिर्फ बिंदु नहीं है, बल्कि शरीर के जटिल नेटवर्क के स्विच हैं जिन्हें दबाकर हम खास प्रक्रियाओं को चालू या बंद कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट तो शरीर को एक तरह से रीबूट करने जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ऐसी भी थेरेपी है जो शरीर के रोजमर्रा के फंक्शन को नॉर्मल करने पर ध्यान दे? स्रोतों में अजय नॉर्मल नाम के एक और उपचार का जिक्र है। अजय नॉर्मल शरीर के मेटाबॉलिज्म और पाचन तंत्र को संतुलित करने पर केंद्रित है। कैसे? इसमें जांघों के ऊपरी हिस्से पर दबाव डाला जाता है, जिसे पैन कहते हैं। यह सीधे तौर पर पैंक्रियास को उत्तेजित करने के लिए है, जो पाचन और शुगर कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो ये पाचन से जुड़ा है। हाँ, और इसके बाद लिवर और गाल ब्लैडर से जुड़े पॉइंट्स को एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर पहला ट्रीटमेंट मास्टर रीसेट था, तो यह सिस्टम के डे टू डे ऑपरेशन को ठीक करने जैसा है। अब सब ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट। सबसे पहले 2 बैक एरो। पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे और पेशेंट के स्पाइन के टॉप से लेके बॉटम तक 6 बार रब करेंगे, तो ये 2 बैक एरो हो जाएगा। ऐसे अंगूठा करेंगे, पेशेंट की स्पाइन के ऊपर जाएंगे नीचे तक प्रेशर देते हुए, फिर धीरे से ऊपर आएंगे ऐसे प्रेशर देते हुए, और ऐसे आके ऊपर छोड़ देंगे। ये इसी चीज़ को अगर हम 3 बार करेंगे, ये 1 बार हुआ, ये दूसरी बार हुआ और ये तीसरी बार हुआ, तो ये 1 बैक एरो हो गया। अब इस चीज़ को हम 2 बार करेंगे तो ये 2 बैक एरो करने हैं हमें। इसके बाद 1 एच एरो। एच एरो में उंगली को इस तरह से करेंगे, स्पाइन के दोनों तरफ रखेंगे और इसे नीचे ऐसे दबाते हुए नीचे ले जाएंगे, स्पाइन के दोनों तरफ यहाँ पे ले जाएंगे नीचे तक, फिर ऊपर लेके आएंगे और यहाँ लाके ऊपर छोड़ देंगे। इसी चीज़ को हम 3 बार करेंगे। 1 बार हो गया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, तो ये 1 एच एरो हो जाएगा। इसके बाद हमें 3 ऑर्गन क्लियरेंस करनी है, जिसमें हमें पेशेंट के पूरे बैक को हर जगह 10-10 बार घिसना है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक जगह हो गया। फिर थोड़ा सा इसके पास को लेके फिर यहाँ पे 10 बार घिसना है, फिर थोड़ा सा पास से लेके फिर 10 बार घिसना है, फिर थोड़ा सा पास से लेके फिर 10 बार घिसना है, फिर थोड़ा सा पास से लेके फिर 10 बार घिसना है, फिर थोड़ा सा पास से लेके फिर 10 बार घिसना है। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक आना है और यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। फिर इसके बाद यहाँ से नीचे तक लाना है, फिर यहाँ से यहाँ लाना है। अच्छा प्रेशर होना चाहिए। इसको भी 10 बार करना है, फिर थोड़ी से बराबर से फिर 10 बार करना है, फिर इसके थोड़े से बराबर से 10 बार करना है, फिर इसके बराबर से 10 बार करना है, फिर इसके बराबर से 10 बार करना है। तो ये सब मिला के 10 ऑर्गन क्लियरेंस हो गई। इसके बाद है 5 बैक एरो। जैसे अभी हमने पहले 2 बैक एरो किए थे, यहाँ से लेके इस तरह से नीचे लेके गए थे स्पाइन के ऊपर से, फिर ऊपर लेके आए थे। ये 3 बार को एक काउंट होता है, तो 5 बार में 15 टाइम्स आपको नीचे से ऊपर से नीचे लाना है, फिर ऊपर लेके जाना है। इसके बाद पेशेंट को सीधा लेटने को कहना है। पेशेंट को दोनों बाजू फैलाने के लिए कहना है। फिर उसके बाद पेशेंट के लेफ्ट शोल्डर जॉइंट से एक प्रेशर देना है और ये कॉइन के जॉइंट से थोड़ा सा नीचे से लेके 3 पॉइंट्स बनाने हैं, हर जगह 6-6 सेकंड का प्रेशर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रेशर इतना होना चाहिए पेशेंट आराम से बियर कर सके। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट करना है, ऊपर शोल्डर पे ही रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहाँ से हाथ उठाने हैं, फिर नीचे रखना है, शोल्डर का पॉइंट उसी जगह रखना है और ये थर्ड पॉइंट पे आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह ये हो गया लीवर 0। अब हमें ज़रूरत पड़े तो पेशेंट के पैर के नीचे तकिया लगाना है इस तरह से, ताकि उसके पैरों पे जोर ना पड़े। ठीक है।
और इसी तरह से ज़रूरत पड़े तो पेशेंट के हाथ के नीचे इधर तकिया लगाना है, ये दोनों तरफ तकिया लगाना है ताकि पेशेंट को शोल्डर पे जॉइंट पे दर्द ना हो। अब इसके बाद ये लीवर जीरो हो गया। अब म्यूकस जीरो में शोल्डर जॉइंट पे लेना है और यहाँ से लेके राइट थाई पे 3 पॉइंट्स बनाने। शोल्डर पे पॉइंट वहीं रहेगा, ये हर एक जगह 6-6 सेकंड का, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडल पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। फिर घुटने से ऊपर थर्ड पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। घुटने को टच नहीं करना, घुटने के ऊपर ही ऊपर 3 पॉइंट बनाने। ये म्यूकस जीरो हो गया। इसके बाद 2 चेस्ट ओनली। चेस्ट ओनली में निपल से लेके ऊपर तक, शोल्डर के ऊपर तक पहले लेफ्ट साइड में 6 बार रब करना है। 3 = 1 होता है, तो 2 चेस्ट ओनली में 6 बार, 1 2 3 4 5 6। फिर राइट साइड में 1 2 3 4 5 6। ये 2 चेस्ट ओनली हो गया। इसके बाद तकिया हटा देने हैं दोनों। पेशेंट को कहना है घुटने मोड़ लें। फिर उसके बाद पेशेंट से कहना है धीरे धीरे सांस छोड़ते चले जाएं, पैर को ऊपर उठाते जाएं। जब पूरी सांस निकल जाए फिर ज़ोर से पेशेंट को दबा देना है। 1 2 3 4 5 6। पेशेंट से कहना है सांस लेते जाओ, धीरे धीरे इसे छोड़ते जाना है। इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना है। ये 3 फोल्डेड लेग्स हो गया। इसके बाद पेशेंट को पैर सीधे रखने को कहना है। पेशेंट के दोनों पैरों पे, उंगलियों पे अच्छे से पाउडर लगाना है ताकि स्किन पे कोई रैशेस ना आए। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड के अंगूठे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले अंगूठे की जड़ में इस तरह से करना है, अंगूठे को इस तरह रखना है और इसको नट की तरह से ऊपर वाले पोर्शन से, ये जो है इससे नट की तरह कसना है। 1 2 3 4 5 6। फिर 90 डिग्री घुमा लेना है। 1 2 3 4 5 6। फिर इसके थोड़ा सा ऊपर 1 2 3 4 5 6। फिर 90 डिग्री 1 2 3 4 5 6। ये 6 टॉप फिंगर स्टार्ट हो गया है। पहले इस अंगूठे पे करना है, लेफ्ट अंगूठे पे, फिर राइट अंगूठे पे, फिर नेक्स्ट फिंगर पे, फिर राइट की नेक्स्ट फिंगर पे, फिर लेफ्ट की नेक्स्ट फिंगर पे, राइट की नेक्स्ट फिंगर पे। इसी तरह से 5 फिंगर्स में पहले एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर करके ऐसे टोटल 10 फिंगरों पे हर जगह 4 बार, 4 जगह पे 6-6 बार नट की तरह कसना है। तो ये 6 टो फिंगर हो गया। इसके बाद 3 NNS। इसमें 3 NNS में सबसे पहले लेफ्ट पैर पे, ये जो पैर का जड़ होती है, ये अंगूठे की जड़ होती है, यहाँ से एड़ी के पास से, यहाँ से जो नस आती है इसके ऊपर करना है। ऐसे करके पूरा दबाते हुए ऊपर लाना है, अंगूठे के ऊपर लाना है। फिर यहाँ अंगूठा के नीचे उंगली लगानी है और इसको मोड़ देना है और 6 सेकंड का रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6। इसको पहले नस के ऊपर करना है, फिर लेफ़्ट साइड में 3 बार करना है, फिर राइट साइड में 3 बार करना है। इधर से ला के बीच में अंगूठे के ऊपर ला के फिर इस अंगूठे को दबाना है। तो ये टोटल 9 टाइम्स इधर और 9 टाइम्स इस अंगूठे पे। दिस इज़ 3 NNS ऑल 3 साइड्स। इसके बाद पेशेंट को बैठने के लिए कहना है, चाहे वो बिस्तर पे बैठें चाहे वो कुर्सी पे बैठें। उस तरफ फेस कर लीजिए। अब हम 3 रमन देंगे। रमन में पेशेंट के बिल्कुल पीछे बैठना है, बिल्कुल पेशेंट की हाइट पे। पेशेंट की मसल्स को इस तरह से पुल करना है। उस टाइम पेशेंट सांस लेंगे। पेशेंट से बोलो सांस लो, सांस लो। फिर थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर छोड़ देना। पेशेंट कहेंगे छोड़ दो सांस, और पेशेंट करके सांस लेंगे, करके छोड़ेंगे। इसी चीज़ को 3 बार रिपीट करना है। ये 3 रमन हो गया। उसके बाद पेशेंट को लेटने के लिए कहना है, उस तरफ घुटने करके लेट जाइए। घुटने 90 डिग्री पे टर्न होंगे। पैर, ये पैर एकदम 90 डिग्री पे, पीठ एकदम सीधी, ये इस तरह से सीधी होगी, ये इस तरह से 90 डिग्री पे टर्न होंगे। फिर ये जैसे ही बॉडी आती है, बॉडी के अलाइनमेंट में नीचे जो हिप, ये फीमर बोन के बॉल के पास पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पे 1 2 इस तरह से दबाना है। ये 2
फॉलिक एसिड हो गया। इसके बाद दूसरी तरफ 1 2 ये 2 थायमिन हो गया। इसके बाद पेशेंट के पैर को ऐसे रिलैक्स कर देना है, थोड़ी सी इस पर ऐसे ऐसे करके रबिंग भी कर देनी है तीनों तरफ, और फिर यहाँ पे रबिंग करनी है। ये चीज़ रबिंग 1 2 3 ऐसी 3 टाइम्स रिपीट होगी। इसके बाद पेशेंट को इस टाइम पेशेंट के पैर के बीच में तकिया भी होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट किया जाएगा। आप पेशेंट को पैर पलटने के लिए कहना है, सेम पोजीशन रिवर्स साइड। बॉडी एकदम सीधी अलाइंड, इधर से 90 डिग्री अलाइंड। ठीक है, और इसके बाद हमें B12 देना है। ये बॉडी के सीधे नीचे आके यहाँ पे 1 2, फिर इसके बाद इधर आके इस पैर की सीध में 1 2 जोर से प्रेशर देना है, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा रब कर देना है। फिर नीचे से ऊपर की तरफ घिसाई करनी है, 1 2 3, और बाद में यहाँ, और ये घिसाई 3 बार होगी। सो ये पॉइंट हो गया। 2 फॉलिक, 2 थायमिन, 2 B12, 2 नियासिन। इसके बाद 10 मेडुला देना है। पेशेंट को बैठने के लिए कहना है। पहले पेशेंट को पाउडर लेना है हाथ में, और पेशेंट के दोनों तरफ लगाना है, कान के दोनों तरफ, इस तरह से। इस तरफ इधर पाउडर लगाना है और इधर पाउडर लगाना है, और इस तरफ 20 टाइम्स करना है। इस तरह से हाथ पकड़ने हैं, 20 टाइम्स रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 20 टाइम्स। पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। पेशेंट को सामने देखने के लिए कहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 मेडुला हो गया, 10 मेडुला हो गया। इसके बाद फास्ट ट्रीटमेंट देना है। पेशेंट को लेटने के लिए कहना है। पेशेंट के पैर के नीचे तकिए लगाने हैं, 2 तकिए लगाएंगे एक के बाद एक। फास्ट ट्रीटमेंट में सबसे पहले गैस ओनली पॉइंट। गैस ओनली पॉइंट के लिए थाई के ये ग्रॉइन के जॉइंट से लेके, इससे थोड़ा सा नीचे से लेके घुटने तक 3 पॉइंट बनाने हैं, और इनमें हर पॉइंट 3 नहीं मैक्सिमम पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ से, और हर पे 3-3 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3, फिर थोड़ा सा नीचे 1 2 3, फिर थोड़ा सा नीचे 1 2 3। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक करीब 8-10 पॉइंट जितने भी बन जाएं उतने पेशेंट की हाइट के हिसाब से बन जाए। सबसे पहले गैस ओनली, फिर इसके बाद गैस आई। यहाँ पे भी जितने मैक्सिमम पॉइंट बन जाए, हर एक पे 3 सेकंड का प्रेशर, फिर हर एक पे 3 सेकंड का प्रेशर, हर एक पे 3 सेकंड का प्रेशर, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद गॉल ब्लैडर के पॉइंट पे देना है, थाई के जॉइंट से नीचे से, थोड़ा नीचे से, और हर पॉइंट पे 1 2 3, 1 2 3 मैक्सिमम पॉइंट्स बनाने। 1 2 3 5-6 पॉइंट्स आराम से बन जाते हैं। 3 गॉल के बाद लीवर पॉइंट पे देना है। लेफ्ट हैंड की 4 आर्म पे पॉइंट्स बनाने हैं, और थाई लेफ्ट थाई के उस पर पॉइंट्स बनाने। 1 2 3, फिर थोड़ा सा आगे 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ही करके कम से कम 6-7 पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर इसके बाद म्यूकस के पॉइंट पे प्रेशर देना है। राइट 4 आर्म और राइट थाई पे मैक्सिमम पॉइंट्स बनाने हैं, ग्रॉइन जॉइंट से थोड़ा नीचे से। 1 2 3, 1 2 3, और घुटने तक और यहाँ पे हाथ तक 1 2 3 मैक्सिमम पॉइंट्स जितने बन जाएं। ये हमारा फास्ट ट्रीटमेंट पूरा हो गया। फास्ट ट्रीटमेंट के बाद हार्मोनल पॉइंट्स देने हैं हमें। हाथ को इस तरह से रखेंगे, हाथ के नीचे तकिया लगाएंगे, दूसरे हाथ के नीचे भी तकिया लगाएंगे।
सबसे पहले पिट पॉइंट देंगे, दोनों शोल्डर जॉइंट्स पे 6 सेकंड का प्रेशर, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद कोहनी के पास वाले पॉइंट के पास 6 सेकंड का प्रेशर, 1 2 3 4 5 6। फिर शोल्डर पे 1 2 3 4 5 6। फिर कोहनी पे 1 2 3 4 5 6। ये एक पिट पॉइंट हो गया। इसके बाद थायराइड पॉइंट, गले में थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पे ये कौवा निकला होता है, उसके पास थायराइड ग्लैंड होती है। पेशेंट को गर्दन ऊपर रखने को कहेंगे, दोनों पे इस तरह से उंगली मोड़ेंगे और पेशेंट के 1 2 इस तरह से दबाएंगे। थोड़ी खांसी आ सकती है, बस 2 बार दबाएंगे, हो गया। इसके बाद 1 ADR पॉइंट, पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए कहेंगे। ये जो शोल्डर ब्लेड होता है स्पाइन के दोनों तरफ, इसमें बस शोल्डर ब्लेड से स्टार्ट करके एक एक एक, फिर दोबारा से एक, थोड़ा सा नीचे एक, फिर एक, ऐसे 6 जगह रब करेंगे। ये 1 ADR हो गया। उसके बाद हाफ KU 20 सेकेंड्स, पेशेंट को उल्टा लेटने को रखेंगे। पेशेंट उल्टा लेटे होंगे, उनके पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। ये जो टेल बोन होती है, पॉटी की जगह होती है और इधर यूरिन की जगह होती है, इन दोनों के बीच में थोड़ी जगह होती है। यहाँ पे या तो हाथ से प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे 20 सेकंड तक देंगे। ये हाफ KU 20 सेकंड्स हो गया। इसके साथ हमारा हार्मोनल पॉइंट्स पूरे हो गए। अब हम अजय नॉर्मल पॉइंट्स देंगे। पेशेंट को सीधे लेटने को कहेंगे। पेशेंट के नीचे 2 तकिए लगाएंगे। पैर के में थोड़ा सा गैप करेंगे और ये ग्वाइन का जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट के बिल्कुल सटे सटे दोनों हाथ रखेंगे। इनको 6 सेकंड के लिए दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी चीज़ को 8 बार रिपीट करेंगे तो ये 8 पैन हो जाएगा। एक बार हो गया, इस तरह 8 बार करेंगे। इसके बाद 1 गैल गॉल ब्लैडर, लेफ्ट थाई के जॉइंट, थाई ग्वाइन के जॉइंट से थोड़ा नीचे से लेके 3 पॉइंट्स बनाएंगे घुटने पे, हर एक पे 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। फिर घुटने के पास 1 2 3 4 5 6। ये 1 गैल हो गया। इसके बाद 2 लीवर 3 पॉइंट्स, इसमें लेफ्ट फोर आर्म पे 3 पॉइंट्स बनाएंगे, थाई पे घुटने से ऊपर 3 पॉइंट्स बनाएंगे, हर एक पे 6-6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। फिर लोअर पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। इसी प्रोसेस को 2 बार रिपीट करेंगे तो ये 2 लीवर 3 पॉइंट्स हो जाएगा। इसके बाद गैसाई 6 पॉइंट्स, घुटने से नीचे पंजे तक, इस पे काफ मसल्स पे, काफ वाला एरिया पे 6 पॉइंट्स बनाएंगे और हर एक पे 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। फिर थोड़ा सा नीचे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हर पॉइंट्स पे 6 पॉइंट्स पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। इसी के साथ हमारा ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। से जरूरी सवाल पर आते हैं। बल्बर ऑनसेट MND के मुख्य लक्षण हैं बोलने और निगलने में समस्या। जी क्या इनके लिए कोई खास लक्षित उपचार हैं? हाँ, और ये बहुत ही सीधे और असरदार हैं। आवाज के लिए वोकल पॉइंट है, जिसमें गले की मांसपेशियों पर बहुत हल्के हाथ से मालिश की जाती है। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी जाम हुए वाद्य यंत्र के तारों को धीरे धीरे सहलाकर ठीक कर रहे हैं। पहले हम वोकल पॉइंट बताएंगे। वोकल पॉइंट में ऐसे पेशेंट को लिटा के दिया जाता है। ये जो एरिया है यहाँ पे घिसाई करी जाती है। पेशेंट लेटे होंगे, फिर उसको यहाँ पे पाउडर लगा लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6
थोड़ा सा दूर करके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एरिया की घिसाई करनी है दोनों तरफ इस तरह से। और ये एक वोकल पॉइंट हो गया। इसी चीज को 2 बार रिपीट करेंगे तो ये 2 वोकल पॉइंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर बोलने की स्पष्टता के लिए हैमरिंग है। हैमरिंग, ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। नहीं, ये बहुत सौम्य प्रक्रिया है। अच्छा। इसमें सिर के बाएं हिस्से, जिसे ब्रोका क्षेत्र कहते हैं, ये हमारे दिमाग का स्पीच सेंटर है, पर उंगलियों से हल्की हल्की थपकी दी जाती है, जैसे हम किसी पुराने रेडियो पर थपकी देते हैं। बिल्कुल वही, ताकि आवाज साफ हो जाए। ये वही काम मस्तिष्क के स्पीच सेंटर के लिए कर रहा है, उसके कनेक्शन को फिर से जगा रहा है। और हैमरिंग पॉइंट बताएंगे। लेफ्ट हैमरिंग पॉइंट में ये जो स्कल होता है, इसको अगर इस तरह से डिवाइड करें तो ये वाला राइट हेमिस्फीयर होता है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। तो अगर हम लेफ्ट एरिया में सेंटर से लेके, इधर चाहे तो सपोर्ट ले सकते हैं, सेंटर से लेके ऐसे 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 करके फिर थोड़ा सा हैमरिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा सर्कल करते जाएंगे हैमरिंग का, फिर धीरे से थोड़ा सा और बड़ा करते जाएंगे। इसी तरह से पूरे राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर में हैमरिंग करेंगे इस तरह से, ताकि सारे पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ जाए। इसी चीज को अगर हम 3 बार रिपीट कर देंगे तो ये लेफ्ट हैमरिंग पॉइंट पूरा हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैमरिंग पॉइंट हमारा पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। निगलने की समस्या के लिए मेडुला उपचार का जिक्र है, ये कैसे काम करता है? मेडुला यानी हमारे कान के ठीक पीछे का हिस्सा शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। ये हमारे कई स्वचालित क्रियाओं जैसे सांस लेने, दिल की धड़कन और निगलने को नियंत्रित करता है। तो ये सीधे कंट्रोल सेंटर पर काम करता है। जहाँ पर खास तरीके से रगड़ने से हम सीधे उस कंट्रोल सेंटर को उत्तेजित करते हैं। ये शरीर के उस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन को भी संतुलित करता है, जो मांसपेशियों के सही ढंग से काम करने के लिए जरूरी है। तो ये सीधे जड़ पर काम करने जैसा है। अब हम मेडुला पॉइंट बताएंगे। मेडुला पॉइंट में पेशेंट के कान के दोनों कानों के नीचे की तरफ पाउडर, थोड़ा सा पाउडर लेंगे और दोनों तरफ लगा देंगे। फिर उसके बाद पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, जितनी भी मेडुला लिखी हो उसकी डबल काउंटिंग होती है। सबसे पहले लेफ्ट साइड, उंगलियों को इस तरह से लेंगे, 1 2, ये एक मेडुला हो गया। अगर हमें 9 मेडुला करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 18 टाइम्स करना पड़ेगा। और जो ये मसल्स है, यहां से लेके यहां तक हमें पूरा नीचे लेके आना है हाथ से। 1 2, ये एक मेडुला हो गया। पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। 9 मेडुला में 18 टाइम्स इस तरफ, 18 टाइम्स इस तरफ। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा मेडुला पॉइंट पूरा हो गया। प्रेस, लंग शोल्डर प्रेस में सबसे पहले ये जो कॉलर बोन होती है, यहाँ पे कॉलर बोन में यहाँ नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है। सबसे पहले उस पे हम 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद तुरंत बाद शोल्डर के जॉइंट पे प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले यहाँ प्रेशर, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेशर, 6 सेकंड का यहाँ प्रेशर, 6 सेकंड का यहाँ प्रेशर। ये एक लंग शोल्डर प्रेस हो गया। इसको 6 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 6 लंग शोल्डर प्रेस हो। थैंक यू वेरी मच। इन मुख्य थेरेपी के अलावा स्रोत कुछ सहायक घरेलू उपचारों का भी जिक्र करते हैं। ये नुस्खे ने कैसे सपोर्ट करते हैं? ये मुख्य उपचार के सहायक की तरह हैं, जो शरीर को अंदर से और मजबूत बनाते हैं। जैसे नस्य, रात में नाक में गुनगुने गाय के घी की कुछ बूंदें डालना। आयुर्वेद के अनुसार नाक दिमाग का प्रवेश द्वार है। अच्छा। घी नसों को पोषण देता है और उन्हें शांत करता है। फिर रेस्पिरेटरी काढ़ा है, जिसमें तुलसी, सोंठ, गिलोय जैसी चीजें हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और फेफड़ों को साफ रखता है। मांसपेशियों की फड़कने के लिए भी एक तेल बताया गया है। जी, सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन पकाकर बनाया गया तेल। ये एक पारंपरिक नुस्खा है। ये क्या काम करता है? लहसुन और अजवाइन में सूजन रोधी और मांसपेशियों को आराम देने वाले गुण होते हैं। ये तेल उस डेनर्वेशन की समस्या को तो ठीक नहीं करता, लेकिन उसके कारण हो रही बाहरी बेचैनी और फड़कन में
राहत जरूर देता है। एक और दिलचस्प उपचार है सिट्स बाथ या कटी स्नान। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए है। ये कैसे काम करता है? क्या सिर्फ ठंडे पानी में बैठने से इतना फर्क पड़ता है? हाँ, ये एक तरह से नर्वस सिस्टम के लिए कूल डाउन एक्सरसाइज है। कूल डाउन। जब शरीर तनाव में होता है या चिड़चिड़ापन महसूस करता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठंडा पानी पेड़ों के हिस्से में रक्त संचार को तेज करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम और शांति की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे गर्म इंजन को शांत करने के लिए पानी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही तनाव से जूझ रहे नर्वस सिस्टम को ये ठंडा पानी आराम देता है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद इन सब का क्या मतलब है? जो बात उभर कर आती है वो ये है कि ये रिकवरी का कोई एक जादुई तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक समग्र एकीकृत योजना है जो मानती है कि शरीर एक मशीन नहीं बल्कि एक बगीचे की तरह है। बहुत अच्छी उपमा है। आपको सिर्फ एक बीज नहीं डालना बल्कि मिट्टी तैयार करनी है, पानी देना है, धूप का ध्यान रखना है और फिर सही औजारों से खरपतवार हटानी है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और यहाँ एक अंतिम विचार ये है कि ये विस्तृत योजना इस बात पर प्रकाश डालती है कि उपचार अक्सर बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया है। बाधाओं को हटाना? हाँ, और शरीर की अपनी बुद्धि को व्यवस्थित रूप से समर्थन देना। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि जड़ से काम करने के बारे में है। तो सवाल ये है, किसी भी रिकवरी यात्रा पर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण सवाल ये है, आज मैं अपने शरीर के लिए कहाँ समर्थन प्रदान कर सकता हूँ और कौन सी रुकावट हटा सकता हूँ। और अंत में हम स्रोतों में दी गई जानकारी और अस्वीकरण को ठीक उसी तरह साझा करना चाहेंगे। यदि कोई किसी भी बीमारी से पीड़ित है और समग्र मार्गदर्शन चाहता है तो विशाल गुप्ता द्वारा स्थापित संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस से 8130608275 पर संपर्क करें। विस्तृत जानकारी और संसाधन https://santulanholisticsolutions.netlify.app पर उपलब्ध हैं। हम आपसे उनके YouTube चैनल https://www.youtube.com/santulan-holistic-solutions को सब्सक्राइब करने का भी अनुरोध करते हैं। और एक जरूरी बात, ये केवल शैक्षिक सामग्री है और इसे चिकित्सा सलाह ना माना जाए। उपयोग करने से पहले किसी योग्य पेशेवर से सलाह जरूर लें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और न्यूरोथेरेपी उपचार के दौरान नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि यदि दवा की आवश्यकता कम हो तो आपका डॉक्टर खुराक को समायोजित कर सके।